चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कंगना जी को चुन कर लाइए, 100 बीमारी का एक ही इलाज बता रहा हूं। और फिर चिंता मत करिए, अरे एक क्या मांग रहे, मैं 4 आपको दूंगा और यहां की परिस्थिति को बदल दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं 1 लाख करोड़ के काम कर रहा हूं। मैं कांग्रेस वालों को नम्रता पूर्वक आह्वान करता हूं कि तुमने 60 साल में जितने रोड नहीं बनाए उतने 10 साल में हमने बनाए। हिमाचल में आज रोड बन गए और निश्चित रूप से आपका विकास होगा। केवल रोड नहीं बनेंगे तो किसान समृद्ध संपन्न होंगे, युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, अच्छी स्कूलें होगी, अच्छी दवाखाने हॉस्पिटल्स होंगे, आपका सुखांक डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ऊपर चला जाएगा। और इसी के लिए आपका आशीर्वाद कंगना जी को आप दे, यही प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा कार्य किया है, पर उनकी झांसी की रानी, इसके ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर फिल्म बनाई, मैंने स्पेशली वो देखी थी। वो राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, प्रतिभाशाली है, कर्तृत्ववान है और हिमाचल की भूमि की पुत्री है। आखिर ये इस भूमि ने उनको जन्म दिया है। आपका जो ऋण है वो ब्याज सहित वापस किए बिना नहीं रहेंगी। आप कमल के फूल के बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कंगना जी को विजयी बनाइए, बाकी काम मोदी जी के और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। डबल इंजन लगाकर पूरा काम करके देंगे, इस बात का वचन देता हूं। 4 किलोमीटर गांव के रोड अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाए। अगर अटल जी की सरकार नहीं आती तो ये रोड आपको मिलते थे? नहीं मिलते थे। ये सोच गलत है। किसी भी देश का विकास अगर होना है तो पैसे की कमी नहीं है। कम से कम मैं तो कहता हूं, ये मीडिया वालों को कहता हूं, मेरी बातों को अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लो। और मैं डंके की चोट पर आपको बताता हूं कि मैंने कही हुई बात अगर नहीं होगी तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगा दो, पर अभी तक कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो ये कर सका। उत्तराखंड की थी, मैंने कहा मैंने अब मेरे ऑफिस का दरवाजा सील कर दिया है, अब तो दरवाजा नहीं खोलूंगा। जब तक तुम्हारे झगड़े नहीं निपटेंगे तब तक मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। झगड़े निपट गए, भारत सरकार से मैंने उसके लिए अनुदान भी दिया। करीब 380 मेगावाट बिजली हिमाचल प्रदेश को मिलेगी, पानी मिलेगा। बहनों और भाइयों, मैं आपको विशेष रूप से अनुरोध करूंगा, जयराम जी को भी कहूंगा, मैं किसान हूं, मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं और मैं 2004 से एक मिशन पर काम कर रहा हूं। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं। ये पेट्रोल डीजल को हिमाचल से समाप्त करिए। हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं और 2004 से मैं देश में कह रहा हूं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। हमारा किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, वो ऊर्जादाता बनेगा। मैं आपको बताता हूं, आपको मंडी जिले को जितनी बिजली लगती है, मंडी तो छोड़ दो और 2 जिले जोड़ दो, उतनी तो बिजली मैं तैयार करता हूं, हमारे किसान तैयार करते हैं। मुंबई में जब मैं मंत्री था
तब लिखकर रखी थी और आज भी दिल्ली के मेरे ऑफिस में लिखी हुई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। उसका अर्थ ऐसा था कि अमेरिका धनवान है, इसके कारण उसके रास्ते अच्छे नहीं बने, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और मैं ये मानता हूं कि हमारा विकास अगर करना है तो रास्तों का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार हमारी केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 3 गुना लोगों को रोकना पड़ रहा है। लोग इतने बड़े संख्या में आ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा था, उनने मुझे कहा कि नितिन जी, आपने जो 4 धाम का 12,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट रोड का दिया, लगभग 80-85% काम पूरा हुआ है, जिसके कारण बड़े प्रमाण पर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि टूरिज्म ऐसी बात होती है कि जितने लोग तीर्थाटन के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि टूरिज्म में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो 49% इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है, जिससे प्रगति, समृद्धता और संपन्नता आती है। हिमाचल को हम देवभूमि मानते हैं। हम हिमाचल की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। यहां की जनता सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, और हमारे देश की रक्षा करने के लिए हिमाचल की देवभूमि से अनेक शूर जवान, जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, वो प्रदेश का नाम है हिमाचल प्रदेश। ये वीरों की भूमि है, एक प्रकार से देवों की भूमि है। और इस भूमि में जो लोग भी हैं वो बड़े भोले हैं। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत हमारी सबसे बड़ी देन है। और आने वाले समय में हमें आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध और संपन्न हिंदुस्तान बनाना। मोदी जी का संकल्प है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। हम हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करेंगे। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से इस देश को बाहर निकाल देंगे और हमारे देश की जनता सुखी, समृद्ध और संपन्न होगी। आजकल दुनिया में एक बहुत बड़ी चर्चा होती है, और वो चर्चा यूनो तक अभी शुरू हुई है। जो भूटान के प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने कहा था हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। इसका मतलब है सुखांक। सुखांक का मतलब क्या होता है? हर गांव में जाने के लिए अच्छे रोड चाहिए, जनता को पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल चाहिए, बच्चों के व्यक्तित्व को बनाने के लिए अच्छी स्कूल चाहिए, अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो अच्छे अस्पताल चाहिए, जवान लोगों के हाथों को काम चाहिए, और किसानों के फसल के सही दाम चाहिए। यही सुखांक की कल्पना है। पर आज मैं जब आ रहा था तो मुझे पुरानी बात याद आई, जिसका उल्लेख जयराम जी ने किया। वही गाड़ी में उन समय बात कर रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने
और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उस समय बाद में अटल जी के सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बने सुंदरलाल पटवा। मैं मुंबई में मंत्री था। आप कभी मुंबई आओगे तो समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 उड्डान पुल और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे उस समय स्टेट के मंत्री के रूप में मुझे करने का सौभाग्य मिला था। पटवा जी का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि अटल जी आपको याद कर रहे हैं, आप तुरंत दिल्ली आइए। मैं दिल्ली आने के बाद पटवा जी के साथ अटल जी के घर पर गया। अटल जी हमारे ऐसे आदरणीय नेता थे कि उनके पैरों पर पैर छूकर मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। मैं उस समय 36 साल की मेरी उम्र थी। अटल जी ने मुझे कहा, नितिन तुमने मुंबई में बहुत काम किया, शहरों में काम किया, टनल, रोड, ब्रिजेस, हाईवे बनाए, पर मैं तुमको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे आदेश दिया कि हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव है, उस गांव को मजबूत रोड से जोड़ने वाली योजना तुम तैयार करो और जल्दी से जल्दी वो रिपोर्ट मुझे दो। मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की गई। नाबार्ड के अध्यक्ष कमेटी के सदस्य थे, रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर थे। मैंने 3 महीने रात दिन काम किया। मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना रिपोर्ट सौंपा। 15 दिन के अंदर 26 जनवरी के कार्यक्रम में उस समय के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना की घोषणा की जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और आज मुझे पहली बार इस बात का पता चला कि जयराम जी ने यहां मुझे बताया कि हिमाचल में 39,000 किलोमीटर रोड है, उसमें से 20,000 किलोमीटर रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण बने। आप लोगों को सही में स्वाधीनता मिली तो मेरे दिल में इतनी खुशी हुई कि समझते हुए या न समझते हुए ये 20,000 किलोमीटर रोड ने जो हिमाचल के लोगों के भविष्य को बदल दिया, वो योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। इसका आनंद मेरे मन में निर्माण हुआ और मैं वंदन करता हूं उस महापुरुष को जिसने हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। ये मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं। बहनों और भाइयों, आपके विधायक जी ने मुझे बताया, उनका कहना बिल्कुल सही है। मैं हिमाचल प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहा हूं। जब मैं रोड का मंत्री बना तो जयराम जी जब जब मेरे पास आए तब तब जो जो काम उन्होंने बताया मैंने मंजूर किया। अनुराग जी आए, इसके पहले बाद में कांग्रेस की सरकार आई। जो जो भी मंत्री मुख्यमंत्री आए मैंने हर काम करने की कोशिश की। मैं ज्यादा हिमाचल को जानता नहीं हूं, पर मैंने जयराम जी को एक सुझाव दिया था कि नीचे में रोड बनाने के बजाय क्या पहाड़ियों को ऊपर के ऊपर जोड़ा नहीं जा सकता? इसके लिए आप अध्ययन करिए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 20,000 करोड़ के रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे के 26 प्रोजेक्ट मैंने हिमाचल के लिए मंजूर करके रखे। पहले प्रोजेक्ट का काम चुनाव के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा, बिजली महादेव का। मुझे कल कंगना जी ने बताया कि ये रोपवे बन रही है, जहां से शुरू हो रही है, जहां आ रही है,
वहां के लोगों की कुछ भावना है, कुछ उनको कहना है, तो मैंने उनको आश्वस्त किया, उनको और जयराम जी को, कि चुनाव के बाद आइए, आपको जो बदल करना है वो आपके कहने पर मैं आपको करके दूंगा। ये भी विश्वास उनको दिया है। बहनों और भाइयों, देश का विकास है, उसका मतलब क्या होता है? मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। 1947 में देश को स्वतंत्रता मिली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। बैलजोड़ी थी, लोगों ने बैलजोड़ी पर ठप्पे मारे। फिर गाय बछड़ा आया, गाय बछड़े पर ठप्पे मारे। फिर पंजा आया, पंजा पे ठप्पे मारे। 75 साल स्वाधीनता को हुए, 60 साल कांग्रेस को मिले, पर 60 साल में देश के गांवों को रोड नहीं बनाए गए। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, तब 20,000 किलोमीटर गांव के रोड अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाए। अगर अटल जी की सरकार नहीं आती तो ये रोड आपको मिलते थे? नहीं मिलते थे। ये सोच गलत है। किसी भी देश का विकास अगर होना है तो पैसे की कमी नहीं है। कम से कम मैं तो कहता हूं, ये मीडिया वालों को कहता हूं, मेरी बातों को अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लो। और मैं डंके की चोट पर आपको बताता हूं कि मैंने कही हुई बात अगर नहीं होगी तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगा दो, पर अभी तक कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो ये कर सका। मैं अक्सर ये कहता हूं कि सही नीतियां होगी, सही नेतृत्व होगा तो पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने आपके जब सिंचाई मंत्री था तो ये लखवाड़ का, बाद में अपना कौन सा था वो, तीनों इरिगेशन के प्रोजेक्ट, रेणुका बांध था और किसाऊ था, ये तीनों प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट करीब करीब 20,000 करोड़ के थे। कितने सालों से अटके थे, झगड़े चल रहे थे। हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, झगड़े चल रहे थे। मुझे याद है, मैंने जयराम जी को बुलाया था, सभी मुख्यमंत्रियों, केजरीवाल को भी बुलाया था, ये भी थे मीटिंग में। उत्तराखंड के थी। मैंने कहा मैंने अब मेरे ऑफिस का दरवाजा सील कर दिया है, अब तो दरवाजा नहीं खोलूंगा, जब तक तुम्हारे झगड़े नहीं निपटेंगे तब तक मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। झगड़े निपट गए, भारत सरकार से मैंने उसके लिए अनुदान भी दिया। करीब 380 मेगावाट बिजली हिमाचल प्रदेश को मिलेगी, पानी मिलेगा। बहनों और भाइयों, मैं आपको विशेष रूप से अनुरोध करूंगा, जयराम जी को भी कहूंगा, मैं किसान हूं, मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं और मैं 2004 से एक मिशन पर काम कर रहा हूं। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं। ये पेट्रोल डीजल को हिमाचल से समाप्त करिए। हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं और 2004 से मैं देश में कह रहा हूं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। हमारा किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, वो ऊर्जादाता बनेगा। मैं आपको बताता हूं, आपको मंडी जिले को जितनी बिजली लगती है, मंडी तो छोड़ दो और 2 जिले जोड़ दो, उतनी तो बिजली मैं तैयार करता हूं, हमारे किसान तैयार करते हैं। हमारा किसान ऊर्जादाता बना है, अब उसको हमने ईंधन दाता बनाया है। मैं खुद प्रयोग करता हूं, मुझे 9 डॉक्टरेट मिली है, डीलिट्स मिली है। कृषि के लिए 5 मिली हुई है। मेरी बात शांति से सुनिए। ये आपके जंगल में मुझे पता नहीं, पर नॉन एडिबल ऑयल सीड होती है,
रतनजोत, मोह, साल, करंज, टोली, उससे हमने डीजल बनाया है। और शुगर केन जूस, मक्के से, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनाया है। और विश्व की पहली गाड़ी मेरे पास है, टोयोटा की इनोवा गाड़ी, जो किसानों ने बनाए हुए 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर है और पेट्रोल का रेट 120 रुपए लीटर है। अगर माइलेज का हिसाब करेंगे तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। बहनों और भाइयों, मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस अपने देश में लाई, तो यही मीडिया वाले मुझे पूछते थे कि गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो क्या आप धक्का मारोगे क्या? कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी। इलेक्ट्रिक की स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा आई, इलेक्ट्रिक के 3 व्हीलर आए, इलेक्ट्रिक की बस आई। और इस साल में दिसंबर के पहले इथेनॉल पर चलने वाला ट्रैक्टर आएगा और इलेक्ट्रिक पर चलने वाला ट्रैक्टर आएगा और इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बस आएगी। और आप ही मुझे बताइए कि ये 16 लाख करोड़ बचकर अगर ये 10 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे तो हमारे गांव समृद्ध संपन्न होंगे और हमारे किसानों के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये पंजाब हरियाणा के किसान ये पराली जलाते हैं, राइस स्ट्रॉ। मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। 350 प्रोजेक्ट आए हैं और पराली से सीएनजी बन रहा है, एलएनजी बन रहा है, डांबर बन रहा है। मैं रोड के लिए वो डांबर भी उपयोग में लाने वाला हूं। और आज देश में हमारा किसान पराली जलाने के बजाय उससे सीएनजी बन रहा है। तो पंजाब और हरियाणा में जो फुकट में पराली जलाते थे उसका भाव 2,500 से 3,000 रुपए टन हो गया और किसानों को पैसा मिलना शुरू हुआ है। मैं जयराम जी को कह रहा था, क्या बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके पहाड़ियों में ऐसी कोई वनस्पति तैयार कर सकते हैं जिससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार हो सकता है? कठिनाई नहीं है। आप मेरे बातों पर विश्वास रखिए। सब प्रयोग मैं खुद जब करता हूं तब पब्लिक में बताता हूं। मैं प्लास्टिक से पेट्रोल बनाता हूं और मैं लोगों के लिए काम करता हूं। मैं उद्योगपति नहीं हूं। फार्मर प्रोड्यूस कंपनी मैंने खोली, कोऑपरेटिव में काम करता हूं। हमारे ग्रुप का टर्नओवर 2,500 करोड़ है ताकि वहां के किसानों को समृद्ध और संपन्नता मिले। यह संभव है। आपके यहां के जो एप्पल है, मैं बहुत बार यहां के मुख्यमंत्री को कह चुका हूं। अभी हमारे यहां नासिक में ग्रेप आते हैं, वहां उन्होंने स्पेन से कलम लाई, अच्छे ग्रेप तैयार किए। तो सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए के ग्रेप एक्सपोर्ट किए। पर आज हमारे एप्पल एक्सपोर्ट यहां नहीं हो रहे ज्यादा, क्योंकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ईरान, यहां के एप्पल की क्वालिटी अच्छी है। मैं कह रहा हूं कंगना जी को कि आप चुनकर आने के बाद मैं आपको 2 प्रोजेक्ट में मदद करूंगा कि यहां अच्छे किसानों को नर्सरी खोलने के लिए भारत सरकार का अनुदान हम दिलाएंगे और एप्पल की ऐसी कलम तैयार करेंगे कि यहां का हिमाचल का एप्पल केवल हिंदुस्तान में नहीं तो वर्ल्ड में, दुनिया के अनेक देशों में वहां एक्सपोर्ट होगा और डॉलर में हिमाचल के लोगों को पैसा मिलेगा। हमने संतरे की कलम तैयार की है। और दूसरी बात मैंने उनको बताई, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि गुजरात में हमारे गिर जो गाय थी वो 1952 में ब्राजील में गई। वहां के ब्राजील के सरकार ने उसमें बहुत अच्छा ब्रीड तैयार किया और गिर जात की गाय ब्राजील में 60 लीटर दूध देती है। देशी अपनी भारतीय गाय है, नस्ल है। तो उसके बाद में मैं हमारे अधिकारियों के पीछे लगा। वो गाय को एक बुल हुआ था, सांड,
उसका नाम था टोरंडो। उसका सीमेंस हिंदुस्तान में लाया और हमारे 2 लीटर वाले गाय को दिया तो उससे 20-20 लीटर की अब बोरियां तैयार हुई। और अभी जैसे बेटी बचाओ अभियान है, वैसे देश में 3 जगह पर प्रकल्प शुरू हुए हैं। एक सांगली में है, हमारे महाराष्ट्र में चितड़े डेयरी करके मिठाई बहुत बड़ा काम करते करोड़ों में, उनके यहां एक प्रकल्प है। एक शरद पवार साहब का बारामती में है और एक नागपुर यूनिवर्सिटी में, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में नागपुर में है। और तीनों प्रकल्प का उद्घाटन मैंने ही किया है। अब यहां में हिमाचल में जब एक एक गाय अगर 20 से 25 लीटर दूध देने वाली होगी तो मुझे बताइए कि हमारे किसान गरीब क्यों रहेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होती है तैसे टेस्ट ट्यूब गोरी होगी। बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने योजना लाई है, एक तरफ नर्सरी से एप्पल की अच्छी जात, अच्छे कलम तैयार होंगे और दूसरी ओर अच्छी गाय तैयार होगी 20 लीटर 25 लीटर दूध देने वाली, और हिमाचल समृद्ध और संपन्न होगा, किसान कर्ज मुक्त होगा और गांव गरीबी से मुक्त होंगे। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैं अक्सर एक बात कहते रहता हूं, मैं जब भी भाषण देता हूं तो मेरा भाषण दुनिया में जाता है। यूट्यूब वालों से मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलता है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज। ज्ञान और नॉलेज का कन्वर्शन संपत्ति में, वेल्थ में करना, यही हिंदुस्तान का भविष्य है और यही हमारी सरकार का मकसद है। हम गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, किसानों को समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं, गांव में अच्छे रोड से जोड़ना चाहते हैं। आयुष्य योजना में हमने आपको सभी प्रकार की वैद्यकीय सुविधाएं उपलब्ध करा कर दी है। बहनों और भाइयों, हम किसानों के अकाउंट में उनके नाम पर पैसे जमा कर रहे हैं क्योंकि गरीबी को हम दूर करना चाहते हैं। कोविड के समय हमने गरीबों को अनाज दिया, वो स्कीम कंटिन्यू की है क्योंकि हम लोग 3 बातों पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब मैं अध्यक्ष था तो हमारे कार्यालय के बाजू में हमने एक बड़ा बोर्ड लगा, आज भी है, और उसमें लिखा था राष्ट्रवाद। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हमारी मातृभूमि का विकास हो, ये हमारा विचार है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है और राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना होगा तो हमें गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट चाहिए, सुशासन और विकास चाहिए। और सुशासन और विकास, ये हमारा मिशन है। और तीसरी बात लिखी थी अंत्योदय। अंत्योदय ये भारतीय जनता पार्टी का कन्विक्शन है कि इस समाज में जो आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान मानेंगे और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहेंगे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन हमारा उद्देश्य है। बहनों और भाइयों, मैं 2014 में मंत्री बना, 7 विश्व रिकॉर्ड हुए, खूब टनल बनाई, रोड बनाई, हाईवे बनाए। अभी मेरी मुलाकात एक विदेशी दूरचित्रवाणी ने ली और उन्होंने मुझे पूछा कि आपके जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ। मैंने कहा, जब बचपन में मैं अपने शहर में मां के साथ अपने मामा के घर पर जाता था तो दोनों बहनें और मैं एक साइकिल रिक्शा में बैठते थे। जब चढ़ाव आता था
तो रिक्शे वाले को एक बनियान रहती थी, बंडी रहती थी, बेचारा उतर जाता था। हमें खींचते खींचते उसके शरीर से पसीना निकलता था। उसको देखकर मेरे आंखों में आंसू आते थे। मैं उतर जाता था, फिर चढ़ाव निकलने के बाद फिर बैठ जाता था और फिर स्टेशन पर पहुंचता था। और वो रिक्शा खींचने वाला गरीब व्यक्ति मेरे आंखों से कभी दूर नहीं हटा। जब 2014 में मैं मंत्री बना, तब मैंने तय किया कि इस प्रथा को हम समाप्त करेंगे। इस देश में 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को धोने का काम करते हैं, और बंगाल में और झारखंड में तो यह स्थिति थी कि आदमी अपने कंधे पर जू रखकर 2 लोग रिक्शा में बैठकर उनको खींचता था। मैंने उस समय IITO को, टेक्निकल लोगों को बुलाया, स्कूटर वाले, कार वालों को बुलाया, और मैंने कहा डिजाइन तैयार करो। और इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई रिक्शा, मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा, ई कार्ट, ये पहली बार देश में आया। मैंने उसका कानून बनाया, और आज 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में गरीबों के लिए बड़ा काम हुआ कि 1.5 करोड़ लोग अब मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा चलाते हैं। न कोई आज अपने पीठ पर कुछ रख के बोरा रखता है, न आदमी को धोने का काम करता है। ये अंत्योदय का प्रिंसिपल है। ये गरीबों के प्रति हमारी संवेदनशीलता है। पर बहनों और भाइयों, ये सब परिस्थिति बदलने के लिए समय लगेगा। जो 7 साल में कांग्रेस ने नहीं किया है, वो 10 साल में हमने करके दिखाया है, ये मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं। और अभी तक आपने जो देखा है वो तो केवल ट्रेलर है, ट्रेलर। सही फिल्म शुरू होना बाकी है। अगर हमें कांग्रेस जैसा अवसर मिलेगा तो हिंदुस्तान दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनेगी, विश्व गुरु बनेगा, गरीबी दूर होगी। MLA साहब कह रहे थे बिल्कुल रोड बनाएंगे, आप चिंता मत करिए, आप कुछ चिंता मत करिए। सब बीमारी का एक ही इलाज है। आज प्रचार का आखिरी दिन है, चुनाव के दिन उठिए, जो भी आपका भगवान है उसका दर्शन करिए, और आप वोटिंग को जाइए और कमल के फूल की बटन दबाइए, कंगना जी को चुनकर लाइए। 100 बीमारी का एक ही इलाज बता रहा हूं। और फिर चिंता मत करिए, अरे एक क्या मांग रहे, मैं 4 आपको दूंगा और यहां की परिस्थिति को बदल दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं 1 लाख करोड़ के काम कर रहा हूं। मैं कांग्रेस वालों को नम्रता पूर्वक आह्वान करता हूं कि तुमने 60 साल में जितने रोड नहीं बनाए, उतने 10 साल में हमने बनाए। हिमाचल में आज रोड बन गए, और निश्चित रूप से आपका विकास होगा। केवल रोड नहीं बनेंगे तो किसान समृद्ध संपन्न होंगे, युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, अच्छी स्कूलें होगी, अच्छी दवाखाने, हॉस्पिटल्स होंगे, आपका सुखांक, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ऊपर चला जाएगा। और इसी के लिए आपका आशीर्वाद कंगना जी को आप दे, यही प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा कार्य किया है, पर उनकी झांसी की रानी, इसके ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर फिल्म बनाई, मैंने स्पेशली वो देखी थी। वो राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, प्रतिभाशाली है, कर्तृत्ववान है, और हिमाचल की भूमि की पुत्री है। आखिर ये इस भूमि ने उनको जन्म दिया है। आपका जो ऋण है वो ब्याज सहित वापस किए बिना नहीं रहेंगी। आप कमल के फूल के बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कंगना जी को विजयी बनाइए, बाकी काम मोदी जी के और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। डबल इंजन लगाकर पूरा काम करके देंगे, इस बात का वचन देता हूं।
फिर से एक बार आपको इतने आजू बाजू में ऊपर इधर उधर सब लोग खड़े हैं, सबको हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।